देखो बच्चों, अपन ने कल स्टार्ट की थी क्लास, है ना। उसमें चैप्टर 9 स्टार्ट कर दिया था। अध्याय नवम द्रव आदि विज्ञान है, चैप्टर 9। ठीक है। तो अपन ने द्रवों के वेद, इसमें जो पार्थिव द्रव है, जलीय द्रव, आग्नेय द्रव, वायवीय द्रव और आकाशीय द्रवों के गुण और कर्म कर लिए थे। और मैंने बताया था कि ये श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने। देखो, मैंने जो कल अशुद्धि थी ना, उसको सही कर दिया। यहाँ पे शब्द लिख दिया, नाभसम सूक्ष्म विस्तम लघु शब्द गुणोलोलम। ठीक है, यहाँ पे कल शुद्ध लिख दिया था मैंने, तो अब चेंज कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। अपन ने रस और अनुरस भी कर लिया था। छोटा सा क्वेश्चन आता है 2 नंबर में कि रस और अनुरस में क्या अंतर है। जो प्राइमरी टेस्ट होता है वो रस होता है, जो सेकेंडरी टेस्ट या सब टेस्ट होता है वो अनुरस होता है। यहाँ तक अपन ने कर लिया था। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से आज की क्लास। आचार्य कहते हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रयोजन व योजना की दृष्टि से संसार का कोई भी द्रव अनौषध नहीं है, अर्थात प्रत्येक द्रव औषध रूप है। कि भाई आचार्य, अब आचार्य में कौन कौन आ गया? आचार्य वाग्भट, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, मतलब सभी आचार्य एक बात बोलते हैं कि भाई संसार में जो भी है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव, मतलब द्रव्य है। अब सजीव हो निर्जीव हो, मतलब कोई भी हो द्रव्य है, तो वो अनौषध नहीं। अगर उसका सिस्टेमेटिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से मेडिसिन यूज किया जाए ना, तो वो औषधि के रूप में काम आता है। तो ये बोलते हैं कि संसार का कोई भी द्रव अनौषध नहीं है, अर्थात प्रत्येक द्रव औषध रूप है। क्यों? इसका एक दूसरा एग्जाम्पल ये भी है कि सभी द्रव्य पंच महाभूतों से बने हैं। ठीक है, और अपन भी पंच महाभूतों से बने। तो सभी द्रव पंच महाभूतों से बने, तो उनका अपन सिस्टेमेटिक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते हो ना अजीब अजीब चीज़ें, जैसे कि इसका मेडिसिन यूज क्या है, तो अपन एक प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टेमेटिक तरीके से अगर यूज करें ना सभी चीज़ों का, तो वो सभी मेडिसिन है। अपन जो भोजन कर रहे हैं वो भी एक मेडिसिन ही है। ठीक है, क्योंकि अपन भोजन अपन को बहुत सी बीमारियों से बचाता है, रोगों को दूर करता है। तो हर तरीके से, मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी चीज़ें संसार में जो भी है, चाहे सजीव या निर्जीव, सब मेडिसिन के तौर पे यूज हो सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं। ऊर्ध्वगामी बमनकारक द्रव, मतलब ऐसी औषधियाँ जो बमन कराती है, बमिट करवाती हैं। ठीक है, एमिसिस मतलब बमन होती है ना, उल्टी करवाती हैं जानबूझ के। अपन चिकित्सा कर्म में जाते हैं पंचकर्मा सेंटर पे, तो बमन करवाते हैं। तो कौन से महाभूत वाले द्रव हैं, कौन सी ऐसी औषधियाँ हैं जो बमन करवाती हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है अग्नि वायु महाभूत प्रधान द्रव, जिनमें अग्नि महाभूत और वायु महाभूत रहेगा प्रधान रूप से, डोमिनेंट रूप से, वो द्रव्य अपन को बमन करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में काफ़ी इसकी डिटेल मिलेगी। क्रियाविधि किस तरीके से करते हैं, क्या क्या होता है, क्यों ये अग्नि महाभूत है, क्यों वायु महाभूत ही बमन करवाते हैं, क्योंकि ये लघु होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं और जल्दी स्रोतों का अवरोध, जल्दी स्रोतों को उत्क्लेशित करके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये अग्नि और वायु महाभूत प्रधान द्रव क्या कराते हैं? ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर ही तो आता है बमन, अपना मुंह कहाँ है? ऊपर की ओर है। ठीक है, तो ऊपर की ओर ये बाहर निकाल देते हैं, मतलब जो गंदगी है जो भी अपने शरीर में, उसको बाहर निकालते हैं, शोधन के रूप में इसका यूज करते हैं। कौन से महाभूत है? अग्नि महाभूत और वायु महाभूत। अब देखो अधोगामी, अधोगामी यानी क्या होता है? सॉरी, अधोगामी यानी क्या होता है? नीचे की ओर। ठीक है, तो मतलब विरेचन कारक द्रव, पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान द्रव। ऐसे जो पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत डोमिनेंट होते हैं ना, वो विरेचन कारक द्रव होते हैं। तो जितने भी विरेचन कारक औषधियाँ होती हैं, ठीक है, सब पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत युक्त होती है, मतलब उनमें दोनों महाभूत डोमिनेंट रूप से पाए जाते हैं। इसी प्रकार आकाश महाभूत प्रधान द्रव समन कर्म करते हैं। अब समन कर्म क्या होता है? कि रोग को शरीर में ही शांत कर देना। ठीक है, तो जितनी भी अपन मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, वो समन कर्म करते हैं। जैसे बुखार बना, टैबलेट ले ली। ठीक है, जैसे कि बुखार हुआ आपको, संजीवनी वटी ले ली। ठीक है, ग्लोइकोआद पी लिया आपने। ठीक है, गुडुची घनवटी ले लिया आपने। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, मैं आपको नाम बता रहा हूँ जो। तो ये क्या करती हैं? आकाश महाभूत डोमिनेंट रहती हैं। तो ये आकाश महाभूत डोमिनेंट वाली क्या करती हैं? समन कर्म करती है, मतलब रोग को शरीर में ही शांत कर देती है। तो पांचों महाभूत हो गए ना, आकाश आ गया, अग्नि आ गई, वायु आ गई, जल आ गया और पृथ्वी आ गई। ये सब तीनों तरह के यहाँ पे बमन कारक, विरेचन कारक और समन कारक। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ऊर्ध्वगामी और अधोगामी में कौन कौन से महाभूत प्रधान रहते हैं, डोमिनेंट रहते हैं, आपको लिखना है। तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब है पोटेंसी, मतलब वीर्य। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसमें से। आचार्य कहते हैं कि जिससे जो क्रिया की जाती है वह इस द्रव का वीर्य या शक्ति कहलाती है। कोई भी कार्य वीर्य के बिना संभव नहीं है। कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, पोटेंसी होती है, क्षमता होती है, उसको वीर्य बोला गया है।
ठीक है, जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, कोई चूर्ण है, जैसे अपन ने लवण वाष्करण चूर्ण बनाया घर पे, उस पर एक एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। एक्सपायरी डेट का मतलब है कि भाई ये तब तक काम करेगा, उसके बाद में इसकी जो कार्य क्षमता है वो क्षीण हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, मतलब बेकार हो जाएगा, तो ये कोई काम का नहीं रहेगा, आप लो चाहे मत लो। और कभी कभी क्या हो जाता है कि एक्सपायरी होने के बाद में उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, विषता बढ़ जाती है, मतलब जहर के समान कार्य करता है। जितने भी अपन मेडिसिन देखते हैं ना एक तरीके से एक्सपायरी डेट वाली, जो एलोपैथिक मेडिसिन है, वो एक्सपायर होने के बाद जहर के समान कार्य करती हैं। मैं आयुर्वेद में इस तरीके से बता रहा हूँ कि चूर्ण है, जैसे कि भाई लवण वाष्करण चूर्ण है, 2 महीने तक ये काम करता है, 2 महीने से पुराना हो गया तो काम नहीं करेगा, तो मतलब उसकी क्या क्षमता हो गई, पोटेंसी समाप्त हो गई, उसकी कार्य क्षमता समाप्त हो गई। तो आचार्य कहते हैं जिससे जो क्रिया की जाती है, जिससे जो क्रिया होती है, मतलब अगर वो पोटेंसी है तो वो कार्य करेगा। जैसे कि अब शीतोपलादी चूर्ण है, वो कफ में काम करता है, मतलब खांसी में काम करता है, ठीक है। अब उसकी अगर मान लो पोटेंसी समाप्त हो जाए तो खांसी में कोई काम नहीं करेगा, उससे रोग ठीक ही नहीं होगा, उसका कोई यूज नहीं है, बस वो एक तरीके से आप ले लो, आप खुश कर लो मन को, लेकिन वो रोग को दूर नहीं कर पाएगा। तो आचार्य कहते हैं कि जिससे कि जो क्रिया की जाती है वह इस द्रव का वीर्य या शक्ति कहलाती है। वीर्य या शक्ति, देखो शक्ति भी इसी को बोलते हैं, पोटेंसी को, ठीक है। कोई भी कार्य वीर्य के बिना संभव नहीं, कोई भी इस पोटेंसी के बिना संभव नहीं है। अगर ये समाप्त है तो आपको उस औषधि की कितनी मात्रा ले लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब वीर्य के भेद देखो, वीर्य के 8 भेद बताएं, किस किस ने बताएं, आचार्य चरक ने भी 8 बताए हैं, वाग्भट ने भी 8 बताए और सुश्रुत ने भी 8 बताए। आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि 2 भी बताएं कि शीत उष्ण, 2 भी बताएं एक्चुअली, लेकिन 8 माने तीनों ने। कभी क्वेश्चन आए ना भाई वीर्य कितने प्रकार का होता है अष्टांग हृदय में, तो आपको ये 8 लिखने हैं कि वीर्य 8 भेद है। चरक ने, वाग्भट ने और सुश्रुत तीनों ने 8 भेद माने हैं। तो वो कौन कौन से हैं, गुरु है, स्निग्ध है, हीम है, मृदु है, लघु है, रुक्ष है, उष्ण है, तीक्ष्ण है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गुरुवादी गुण थे, अपने गुरुवादी गुण कितने थे, 20 थे, ठीक है। उनमें से जो श्रेष्ठ 8 गुण है ना, उन गुरुवादी गुणों में से जो श्रेष्ठ 8 गुण थे, उनको अपन ने यहाँ पे आचार्यों ने वीर्य की संज्ञा दी है। तो वो कौन से है, गुरु है, देखो गुरु के साथ में लघु आ गया, मतलब फिर स्निग्ध के साथ में रुक्ष रुक्ष आ गया, ठीक है। हिम के साथ में उष्ण आ गया, मृदु के साथ में तीक्ष्ण आ गया। बस आप तो बस 4 याद कर लो, 4 के अपोजिट ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ऐसे याद करना बैठोगे ना भाई ये कौन कौन से होते हैं, कन्फ्यूज हो जाओगे, बस 4 याद कर लो, गुरु, स्निग्ध, हीम, मृदु। अब ये याद करने के बाद में इनके अपोजिट लिखते जाओ, गुरु का अपोजिट लघु, स्निग्ध का अपोजिट रुक्ष, हिम का अपोजिट उष्ण, ठीक है, और मृदु का अपोजिट तीक्ष्ण। ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, मतलब 4 याद कर लो ऑटोमेटिक, 4 के अपोजिट आपको ये याद हो जाने चाहिए। तो 8 आपको ये याद करने, मैंने तरीका बताया आपको याद करने का, ये याद होने चाहिए। पॉसिबल क्या लिखेंगे, कोई सा विशद ऐड कर देगा, कोई पिक्चल ऐड कर देगा, कोई अपने मर्जी से कोई अलग ऐड कर देगा, मतलब 20 गुरुवादी गुण थे उनमें से 1-2 चेंज कर ही देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये शुरुआत के 4 याद कर लो, उसके अपोजिट आपको ऑटोमेटिक याद रहेंगे। 20 गुरुवादी गुणों में से 8 उत्कृष्ट गुणों को वीर्य की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो आचार्यों ने 8 वीर्य माने हैं। आचार्य सुश्रुत ने गुरु और लघु के स्थान पर विशद और पिच्चल माने। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पीजी में, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आचार्य सुश्रुत है ना, सुश्रुत ने भी 8 ही माने हैं, लेकिन जो ये गुरु है और जो लघु है ना, इसके स्थान पे क्या माना है, विशद और पिच्चल, बाकी सब सेम है। तो इतना सा अंतर है आचार्य सुश्रुत के क्लासिफिकेशन में, वो आपको मैंने यहाँ पे मेंशन करवा दिया। तो वीर्य की परिभाषा इंपॉर्टेंट है और वीर्य के भेद ये 8 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो 2 वीर्य, अब 2 वीर्य जो अपन कल्पना करते हैं मोस्टली, वो कौन से होते हैं, शीत एवं उष्ण वीर्य। सौम्यता व आग्नेयता, इन वीर्यों में सभी 8 वीर्यों का समावेश होने से वीर्य की संज्ञा 2 मानी है। मतलब इन दोनों वीर्य ने जो आचार्य, अब आचार्य का नाम नहीं दिया यहाँ पे कि भाई किस आचार्य, क्योंकि भाव मिश्र है या फिर अलग अलग आचार्य हैं, उन्होंने मतलब कल्पना तो की है। आचार्य वाग्भट ने भी यहाँ पे मेंशन किया है, उष्णम शीतम दी ध्यानो वीर्यम आचितम अपि च नानातकम अपि द्रव में, मतलब एक श्लोक दिया है बकायदा, 17 नंबर श्लोक है चैप्टर नंबर 9 का। तो उसमें बताया कि द्विविध वीर्य, कि आचार्य वाग्भट ने भी द्विविध वीर्य की कल्पना की। क्यों की है, क्योंकि सौम्यता व आग्नेयता इन वीर्यों में, कि जो ये शीत और उष्ण, मतलब शीत यानी सौम्यता और उष्ण यानी आग्नेयता, इन दोनों में सभी 8 जो 8 थे ना ये सारे, इनका समावेश हो गया। इन सभी 8 वीर्यों का समावेश होने से वीर्यों की संख्या 2 मानी है।
तो प्रैक्टिकली रूप में मोस्टली तरीके से मतलब 99.99% यही 2 वीर्य यूज होते हैं। अगर अपन 8 वीर्यों के हिसाब से, रसों के हिसाब से कल्पना करने लग जाए ना, फिर अपन को मेडिसिन याद ही नहीं रहेगी। ठीक है, मेडिसिन याद नहीं मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। 2 वीर्यों में अपन को इतना कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, सेकंड ईयर में जाके आप कंफ्यूज रहोगे ये कौन सा वीर्य, शीत है कि उष्ण, शीत है कि उष्ण, मधुर के साथ शीत है, मधुर उष्ण है कि मधुर शीत है, कटु सूत शीत है कि कटु उष्ण है। अगर ये 8 के साथ ऐसे कॉम्प्लिकेशन करेंगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा, फिर अपन मेडिसिन याद ही नहीं रख पाएंगे। इसलिए आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य भागवत ने, सब ने द्विवीर्य की कल्पना की है, क्योंकि इन दोनों वीर्यों में सभी 8 वीर्यों का समावेश हो जाता है। क्योंकि जो अल्टीमेटली फैक्ट है, लास्ट में जो फैक्ट निकलता है कि भाई औषधि किस तरीके से काम करेगी, सौम्यता लेके आएगी या उष्णता लेके आएगी, तो इस हिसाब से ये 2 द्विविध वीर्य माने हैं। अब देखो विपाक, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में विपाक स्टडी किया है, ठीक है, वहाँ पर इसके भेद भी मैंने बताए हुए हैं, लेकिन फिर से आया हुआ है, मतलब एक तरीके से रिवीजन हो रहा है आपका। मेटाबॉलिक सॉरी मेटाबॉलिक एंड इफेक्ट, मतलब इसको बोलते हैं, विपाक को बोलते हैं मेटाबॉलिक एंड इफेक्ट, जो मतलब लास्ट में जो पाचन होता है ना, वो मैंने बताया था ना, जो लास्ट में जो पाचन तैयार होता है उसके बाद में कोई पाचन नहीं होता, वो होता है विपाक। इसका ये श्लोक है, इम्पोर्टेंट है, आचार्य भागवत के द्वारा श्लोक है, 9वें चैप्टर का 20वां श्लोक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जाठ्रे अग्निना योगाद दुदेतु रसानांतरम रसानाम परिणाम अंते से विपाका इति स्मृत है, कि विपाका इति स्मृत, विपाक के नाम से जाना जाता है। रसाना परिणाम अंते, जो रस ऐसे मतलब जठर अग्नि के माध्यम से जो अपन ने भोजन खाया, रसान अंतरम, जो रस तैयार होता है, और रसाना परिणाम मतलब जो रसों का परिणाम रिजल्ट निकलता है ना, वो होता है विपाक। जठर अग्नि के संयोग से रसों की परिणति के अंत समय में जो रस उत्पन्न होता है उसको विपाक कहते हैं। कहने का मतलब ये, अपन ने भोजन पाचन क्रिया की थी, सबको याद होगी, चैप्टर नंबर 8 में लास्ट टॉपिक था भोजन पाचन क्रिया, कि भाई प्राणवायु भोजन को अंदर लेके जाती है, अमाशय मोचा क्लेदक का पाचक पित्त और समान वायु करती है, उसके बाद में जठरा अग्नि में भोजन का संघात होता है और आहार रस तैयार होता है, मतलब भोजन की पचता है। तो ये इसकी बात कर रहा है कि जठरा अग्नि के संयोग से, तो जठरा अग्नि के संयोग से जो आहार रस तैयार हुआ था ना, जठरा अग्नि के संयोग से रसों की परिणति के अंत समय में जो रस तैयार होता है, जो अपने जो रस तैयार होता है आहार रस, फिर आगे जाके वो 5 महाभूत की क्रिया हुई थी, उसके बाद में धातुओं का निर्माण हुआ था। तो परिणति के अंत में जो रस उत्पन्न होता है उसको विपाक कहते हैं। जो लास्ट में जो रस तैयार हुआ पचने के बाद में, ठीक है, कि भाई पचने के बाद में ये प्रोडक्ट तैयार हो गया, ये आहार रस हो गया, ये तैयार हो गया, वो होता है विपाक। अब ये विपाक 3 तरह का होता है। विपाक के भेद 3 भेद बताए, मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक। अपन ने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी कि मधुर विपाक कब बनेगा, जब अपन मोस्टली डोमिनेंट रूप से मधुर और लवण रस वाले भोजन करेंगे। जैसे कि डोमिनेंट रूप से अपन ने ज़्यादा मीठा खाया या लवण खाया तो कौन सा विपाक बनेगा, मधुर विपाक। अपन ने डोमिनेंट रूप से अम्ल वाले खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाई आज तो कौन सा बनेगा, अम्ल विपाक। अपन ने डोमिनेंट रूप से कटु तिक्त कसाय रस वाली चीज़ें खाई, मतलब तीखा चरपरा या फिर मतलब कड़वी ऐसी चीज़ें खाई तो कटु विपाक बनेगा। तो इस तरीके से जो आहार रस तैयार होता है ना, लास्ट में जो रस तैयार हुआ था उत्पन्न, उसके टेस्ट के आधार पर ये 3 तरह का होता है, मधुर, अम्ल, कटु। तो मधुर अम्ल का कौन सा विपाक हो गया, मधुर। अम्ल का कौन सा हो गया, अम्ल। और कटु तिक्त कसाय का कौन सा हो गया, कटु। आचार्य सुश्रुत ने 2 ही विपाक माने, मधुर और कटु। अब मैं सुश्रुत का मेंशन इसलिए कर देता हूँ, कभी कभी याद हो जाता है साथ में कि भाई आचार्य सुश्रुत ने 2 ही विभाग माने, मधुर और कटु, अम्ल नहीं माना, क्योंकि मधुर अम्ल लवण को उसने मधुर विभाग में माना है और कटु में कटु तिक्त कसाय तीनों को माना है। इस तरीके से उसने अम्ल को मधुर में ही इंक्लूड कर लिया। अब कर लिया तो कर लिया, अपन बहस थोड़ी कर सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है, द्रवों की कार्मुकता, मतलब द्रव किसके हिसाब से काम करते हैं, भाई रस के हिसाब से काम करते हैं, गुण के हिसाब से काम करते हैं, कर्म के हिसाब से काम करते हैं, या वीर्य के हिसाब से काम करते हैं, या कुछ क्या है। तो कुछ द्रव रस के आधार पर कार्य करते हैं, कुछ विपाक के आधार पर कार्य करते हैं, कुछ रसों के अतिरिक्त दूसरे गुणों के आधार पर, और कुछ वीर्य के आधार पर तथा कुछ प्रभाव से कार्य करते हैं। ये रसों की, ये क्या हुआ, द्रवों की कार्मुकता है। अपन फिक्स नहीं कर सकते कुछ भी, जैसे कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन से द्रव की रस डोमिनेंट है,
द्रव्य डोमिनेंट है, गुण डोमिनेंट है, कर्म डोमिनेंट है, प्रभाव डोमिनेंट है, वीर्य डोमिनेंट है, क्या डोमिनेंट है? वो द्रव्य की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है। जैसे कि अपने फैमिली में, ठीक है, सब पंच महाभूतों से बने, समानता है, ठीक है, एक ही फैमिली के एक ही वंश के सब कुछ है, समानता है, लेकिन सब में एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है। किसी को हाइपर टेम्पर मतलब किसी को गुस्सा जल्दी आता है, किसी को बिल्कुल कूल माइंड है, कोई पढ़ने में होशियार है। कभी कभी आपने देखा होगा दो भाई बहन है, एक टॉपर होता है एक बिल्कुल हमारा होता है, तो कोई पता नहीं। तो ये ऐसे बता रहा है कि द्रव्य किस हिसाब से काम करते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता कि कभी सर रस। हाँ बोलो। सर ये एक बार बता दीजिए, दोबारा से बता दीजिए। ये द्रव्यों की कारमुकता, जी सर। यही बता रहा हूँ मैं, यही समझा रहा हूँ मैं, यही बता रहा हूँ कि द्रव्यों की कामुकता मतलब काम किस तरीके से करते हैं। तो ये फिक्स नहीं है कि जैसे कि बोलते हैं ना कि भाई इसका पंच मतलब महाभूत ये है, पृथ्वी महाभूत है, जल महाभूत है, तो ये ऐसे गुण काम करेगा। हाँ प्रोबेबिलिटी है 99% ये कि भाई अपने महाभूतों के अनुसार काम करेगा, लेकिन अपन 100% श्योर नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये कि काम कभी रस के अनुसार काम, जैसे किसी का रस मधुर है तो अपन समझ गए भाई मधुर रस है तो ये क्या करेगा, कप को बढ़ाना चाहिए। लेकिन कभी कभी वो उसका विपाक कटु हो जाता है, मधुर रस का विपाक कटु हो जाता है, तो कटु विपाक के अनुसार कार्य करने लग जाता है, उल्टा कप को कम कर देता है। तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मेजोरिटी आपको जैसे होते हैं ना, अपवाद को याद रखना जरूरी है। मेजोरिटी तो भाई रस के अनुसार ही काम करेगा, विपाक के अनुसार ही काम करेगा, जो है पंच महाभूतों के अनुसार ही काम करेगा। तो पंच महाभूतों के अनुसार उसका रस होगा, रस के अनुसार विपाक होगा, और विपाक के अनुसार उसका कार्य होगा। तो ये होती है मतलब सामान्यता अवस्था। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ विचित्र काम हो जाए, कुछ अलग काम हो जाए। जैसे कि किसी का रस मधुर है, उसका पृथ्वी महाभूत जल महाभूत है, ठीक है, विपाक भी मधुर है, लेकिन उसका प्रभाव अलग हो गया, उसका काम करने का तरीका ही अलग है। तो ये एक विचित्र व्यवस्था है। तो ये बोलना चाहता है कि द्रव्यों की कामुकता फिक्स नहीं है, ये आपको समझनी पड़ेगी। आपको हर मेडिसिन के अलग अलग प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी। ये है सेकेंड ईयर का काम, मतलब सेकेंड ईयर में इसीलिए तो आपको मेडिसिन पढ़ाई जाती है, एक एक औषधि पढ़ाई जाती है, ताकि आप उन चीज़ों को समझो। कि मोस्टली तो 99% तो यही है कि भाई जैसा नॉर्मल है ना, जैसे विधि विधान है वैसा चलता है वैसा चलेगा। लेकिन कुछ औषधियाँ होती हैं जो अपवाद के रूप में, उनको अपवाद समझ के। तो यहाँ पे ये एक बात बोली है इन्होंने कि ये कामुकता कहने का मतलब ये है कि कोई फिक्स नहीं है, कभी रस के अनुसार काम करेगी, कभी विपाक के आधार पर, कभी गुणों के आधार पर, कभी वीर्य के आधार पर, कुछ प्रभाव के आधार पर, ठीक है। तो कभी तो बहुत वीर्य के आधार पर कुछ प्रभाव से कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब ये है फिक्स नहीं है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। मेडिसिन की प्रॉपर्टीज आपको सेकेंड ईयर में याद करनी ही पड़ेंगी, ये ऐसा बोलना चाहता है। ऐसा नहीं कि जैसे कोई आचार्य ने लिख दिया कि इसका मधुर रस है तो ये मधुर रस के अनुसार ही कार्य करेगा, नहीं, चेंज भी हो सकता है आगे जाके, उसका विपाक चेंज हो जा सकता है, उसका प्रभाव चेंज हो सकता है, उसका कर्म चेंज हो सकता है। तो आपको धारणा नहीं बनानी है, मेडिसिन की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए पूरी तरीके से। उसका रस भी याद होना चाहिए, उसका वीर्य भी याद होना चाहिए, उसका विपाक भी याद होना चाहिए, उसका कर्म याद होना चाहिए, उसका फंक्शन कि ये किस प्रॉपर्टी पे काम करता है वो भी आपको याद होना चाहिए, तब आप चिकित्सक बन पाओगे। बहुत डीप बात है ये, ऐसे नहीं कि आपने एबेसैदे सीख लिया हो गया काम। आपको पूरी नॉलेज करनी पड़ेगी, आपको पूरी तरीके से ज्ञान अनुभव लेना पड़ेगा, तब आप चिकित्सा कर पाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे समझाओ थोड़ी देर में प्रभाव, स्पेसिक स्पेशल इफेक्ट। रस आदि के समान होने पर भी जो विशिष्ट क्रम होता है प्रभाव कहलाता है। भाई रस, जैसे कि दो भाई हैं, मम्मी पापा सेम है, एक फैमिली है, समान परवरिश है, सेम स्कूल है, सब कुछ सेम है, उनका उनका खान पीन रहन पहन कपड़ा वपड़ा सब कुछ सेम है, लेकिन दोनों के कर्म ना दोनों अलग है। एक बिल्कुल शैतान माइंड का है, एक बिल्कुल सिंसियर है। समान घर है, समान परवरिश है उनकी, समान स्कूल है, समान सब कुछ समान है, लेकिन दोनों भाई अलग हैं प्रॉपर्टी में, मतलब अपने कर्म में अपने फंक्शन में अलग है। ये यही बोलना चाहता है कि रस आदि के, अब रस में क्या आ गया, रस वीर्य विपाक गुण सब समान है। कि समान होने पर भी जो विशिष्ट कर्म होता है, जो मतलब फंक्शन होता है वो कर क्या रहा है वो अलग हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रभाव। तो ये अलग हो रहा है ना जो विशिष्ट कर्म, वो प्रभाव की वजह से हो रहा है। उदाहरण देखो, दंती व चित्रक दो औषधियाँ हैं, ठीक है, आप सेकेंड ईयर में पढ़ लोगे। दंती और चित्रक दो औषधियाँ हैं, उनके रस देखो, वीर्य देखो, विपाक सभी कर्म में समान है, उनका रस भी सेम है, वीर्य भी सेम है, विपाक भी सेम है, फिर भी दंती विरेचक है
और चित्रक ग्राह्य। मतलब दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं, एक तो विरेचन करा हुआ रहा है, एक ग्राह्य, मतलब एक तो लूज मोशन लगा रहा है और एक उल्टा लूज मोशन को बंद कर रहा है। समान गुण होने के बाद भी, समान वीर्य होने के बाद भी, समान विभाग होने के बाद भी सब कुछ सेम है। मैंने एग्जांपल दिया ना, वो स्कूल वाले दो बालक थे, एक ही फैमिली है, सेम मम्मी पापा है, सेम स्कूल में जा रहे हैं, सेम कपड़े पहन रहे हैं, सेम खा पी रहे हैं, लेकिन दोनों के अपोजिट है। एक तो बिल्कुल शैतान माइंड है, एक सिंसियर है। तो वैसे ही ये है कि भाई चित्रक और दंती है ना, दोनों समान हैं, फिर भी दंती विरेचक है और चित्रक ग्राह्य है। अब है तो है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये इसको प्रभाव नाम दे दिया, या अगर जो ऐसा स्पेशल इफेक्ट होता है ना, उसको प्रभाव नाम दे दिया। तो इस कारण संहिताओं में प्रभाव माना। इसका कारण भाई ऐसा क्यों हुआ, पूछा भाई, सब कुछ समान होने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ। तो फिर आचार्यों ने बोला कि भाई इसका कारण संहिताओं में प्रभाव माना गया। एक स्पेसिफिक वर्ड दे दिया कि प्रभाव, स्पेशल इफेक्ट, कि इसमें स्पेसिफिक कैपेसिटी है, ये यही काम करेगी। इस अपन बोलते हैं कि इसको कितना ही पढ़ा लो, कितना ही लिखा लो, ये यही काम करेगा, पैदा ही इसी के लिए हुआ ये। तो ये इसको बोलते हैं स्पेशल इफेक्ट। इसी को विचित्र प्रत्यारब्ध भी कहते हैं। एक नया वर्ड आया विचित्र प्रत्यारब्ध, और इस पर क्वेश्चन आता है, तो समझते हैं विचित्र प्रत्यारब्ध क्या है। तो दो तरह के होते हैं, समान प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध। समझो पहले समान प्रत्यारब्ध क्या है, द्रव्यों के आरंभक महाभूत और उनके रस वीर्य आदि के आरंभक महाभूत, इन दोनों का आश्रय समान हो, उसे समान प्रत्यारब्ध कहा जाता है। मतलब मोस्टली समझो कि 99% है ना, ये समान प्रत्यारब्ध होता है। जो अपन सिद्धांत पढ़ते हैं ना, वो समान प्रत्यारब्ध के पढ़ते हैं कि भाई मधुर है तो ये करेगा, पित्त कट्टू है तो ये करेगा, पित्त है तो ये करेगा। तो अपन समान प्रत्यारब्ध के उदाहरण पढ़ते हैं। अब इसको समझना थोड़ी देर। कहने का मतलब ये है कि नारियल के द्रव आरंभक भूत, देखो एग्जाम्पल से समझो, नारियल के द्रव आरंभक महाभूत पृथ्वी व जल है। ठीक है भाई, जो नारियल की उत्पत्ति हुई थी ना, उसमें कौन से डोमिनेंट महाभूत हैं, पृथ्वी और जल। अब उसी के आश्रित रस हैं। अब नारियल का जो रस है, वीर्य है, विपाक है, उनके भी आरंभक महाभूत क्या है, पृथ्वी व जल। मतलब दोनों समान हैं। तो इसको क्या बोलता है, सामान्य प्रत्यारोप या समान। सामान्य बोल दो या समान बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये सामान्य है या समान है, एक ही बात है। देखो मैंने यहाँ पे समान लिखा हुआ है, समान प्रत्यारोप। देखो सामान्य और समान एक ही वर्ड दोनों ना, कन्फ्यूज नहीं होने का। तो समझो इस चीज़ को कि भाई कोई वस्तु है, पैदा हुई, उसका महाभूत था पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत। अपन बोलते हैं ना भाई, तो ये तो सभ्य फैमिली में पैदा हुआ है, तो इसके गुण भी सभ्य होने चाहिए। तो उसका वैसे ही गुण होते हैं, उसका रस भी पृथ्वी और जल महाभूत है, उसका वीर्य भी पृथ्वी और जल महाभूत है, विपाक भी पृथ्वी और जल महाभूत है। मतलब पूरी प्रॉपर्टी लेके कंटिन्यू चल रहा है, उसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा उसकी प्रकृति थी, जैसा उसका नेचर था, वैसे वैसे वो चलता गया। तो समान है, कोई वैल्यूएशन नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अपन यही पढ़ते हैं, यही सिद्धांत होते हैं। नॉर्मल बात है कि अपन चिकित्सा इसी सिद्धांत के आधार पर करते हैं कि भाई ये इसका रसगुण, ये वीर्य विभाग ये है, ये औषधि ऐसे काम करेगी, चलो ठीक है, काम हो गया। तो ये तो समझ में आ गया समान प्रत्यारब्ध। लेकिन बात प्रॉब्लम तब आती है विचित्र प्रत्यारब्ध। कभी कभी ऐसी औषधियाँ होती हैं जो, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, विचित्र प्रत्यारब्ध। जिन द्रवों के द्रव आरंभक महाभूत और रस विपाक वीर्य आदि के आरंभक महाभूतों का संगठन भिन्न यानी विचित्र प्रकार का होता है, उन द्रवों को विचित्र प्रत्यारब्ध कहते हैं। अब समझो इस चीज़ को कि भाई जिन द्रवों को, जैसे कि यही इसी एग्जाम्पल से समझो, नारियल के आरंभक महाभूत पृथ्वी और जल थे। अब इसी के मान लो आगे जाके रसगुण वीर्य विपाक क्या बन जाते हैं, वायु महाभूत और वायु महाभूत और अग्नि महाभूत के बन जाते हैं। अपोजिट हो गया भाई, उत्पत्ति तो पृथ्वी और जल से हुई थी, लेकिन रस वीर्य विपाक अपोजिट हो गए, चेंज हो गए। तो ये उसको बोलते हैं विचित्र, विभिन्न प्रकार का हो गया। मतलब उत्पत्ति और जो कार्य है वो समान नहीं है। मतलब जैसी फैमिली में पैदा हुआ था ना, उसके अनुसार उसने कार्य नहीं किया। अपन बोलते हैं ना कि ये तो कपूत पैदा हो गया, मतलब अपनी फैमिली का नाम डुबा के रहेगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझना। एक सभ्य फैमिली, उसका मान सम्मान है, सब कुछ ठीक है। तो एक बेटा पैदा होता है, वो काफ़ी काम करता है, नाम कमाता है अपनी फैमिली के अनुसार, अच्छे काम करता है, दान तपस्या सब कुछ करता है, तो वो हो गया समान प्रत्यारब्ध। अब उसी फैमिली में कोई ऐसा लड़का पैदा हो गया जो अपने परिवार के मान सम्मान के विपरीत अलग काम कर रहा है, हटके काम कर रहा है, बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है, वो हो गया विचित्र प्रत्यारब्ध। ठीक है, क्योंकि उसको अपनी उत्पत्ति से कोई मतलब नहीं है। विचित्र प्रत्यारब्ध उसको जैसी उत्पत्ति हुई ना, वो वैसा काम नहीं करेगा, वो हटके काम करेगा, कुछ अलग काम करेगा, उसके अपोजिट ही काम करेगा, मोर देन।
तो वो हो गई विचित्र प्रत्यारब्ध। समझ में आया ना मैंने एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ। तो जिन द्रवों के द्रव आरंभक महाभूत और रस विपाक वीर्य आदि के आरंभक महाभूतों का संगठन भिन्न प्रकार यानी विचित्र प्रकार का होता है, उन द्रवों को विचित्र प्रत्यारब्ध कहते हैं। ऐसे द्रवों के कर्म रस विपाक और वीर्य से भिन्न होते हैं। यही मतलब अब यहाँ पे लिखा था ना कि प्रभाव को ही विचित्र प्रभाव प्रत्यारब्ध क्या है। कहने का मतलब देखो, दंती व चित्रक रस के वीर्य विपाक सभी प्रकार समान है, फिर भी दंती और विरेचक के चित्रग्राही मतलब अपोजिट काम थे ना दोनों के, तो ये अपोजिट काम है एक तरीके से। ऐसे द्रवों के कर्म रस विपाक और वीर्य से भिन्न होते हैं। हाँ प्रति एक मिनट रुको ना। ऐसे सर एक बार रुकिए। क्या बोल रहे हो? सर हाँ बोलो। एक बार और ये एक्सप्लेन कर दीजिए सामान्य प्रत्यारब्ध वाला। अभी बता देगा मैं, दोबारा शॉर्ट में बता दूंगा, एक मिनट रुको ना। तो मैं ये बता रहा था ओके कि सर। ऐसे द्रवों के कर्म रस विपाक और वीर्य से भिन्न होते हैं। कहने मतलब ये है कि जो फंक्शन है, जैसा काम करना चाहिए, उसकी जैसा स्वभाव है, जैसा रस है उसका, जैसा विपाक है, जैसा वीर्य है, उसके अनुसार वो काम नहीं करता, अपोजिट काम करता है, उल्टा काम करता है। ऐसे द्रवों के कर्मों की व्याख्या रस के आधार पर नहीं की जा सकती। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका रस मधुर है तो ये कप को बढ़ाएगा, कुछ भी हो सकता है आगे जाके, वो कप को घटा भी सकता है, क्योंकि उसका विपाक मान लो कटु हुआ तो घटा सकता है। तो ये अपोजिट काम करता है। अब समझो इस चीज़ को सामान्य से बात दूसरी भाषा में दोबारा तरीके से। भाई द्रव्यों को दो भागों में बांट दिया, सामान्य प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध। मतलब एक तरीके से क्लासिफिकेशन डाल दो, मैं यहाँ पे लाइन काट दूंगा, यहाँ पे एक लाइन कि द्रव्यों को कार्य करने की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया, समान प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध। समान का मीनिंग ये होता है कि जैसे ही उसके उत्पत्ति हुई है, कौन से महाभूत से उत्पत्ति हुई, क्योंकि सभी द्रव पंच महाभूतों से बना है, ये तो आप जानते हो। तो कौन से महाभूतों से उत्पत्ति हुई है, उसी के अनुसार उसका रस है, उसी के अनुसार उसका कर्म है, उसी के अनुसार उसका गुण है, मतलब सब कुछ समान है, तो हो गई समान प्रत्यारब्ध। क्लियर ये बात? हेलो। यस सर, यस सर। अब होती है दूसरी की, उसी का मतलब सब कुछ समान है। अब अपन बोलते हैं कि सभी द्रव्य पंच महाभूतों से बने, तो ठीक है, जैसे कि आप पंच महाभूत, अब विचित्र प्रत्यारब्ध का एग्जाम्पल समझो कि भाई पृथ्वी और जल महाभूत से पैदा हो गया, लेकिन वो काम ऐसे नहीं करेगा। पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत क्या करते हैं, गौरवता लेके आते हैं, स्थिरता लेके आते हैं, भारीपन लेके आते हैं, लेकिन वो काम करेगा उल्टे, जैसे कि लघुता लेके आएगा या फिर कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट करेगा, कुछ अलग सा ही काम करेगा। उसका रस के अनुसार, उसकी पृथ्वी महाभूत या जल महाभूत के अनुसार कोई काम नहीं करेगा, वो अपोजिट काम करेगा। वो हो गई विचित्र। विचित्र यानी अपोजिट, उल्टा काम करेगा, जैसी जिसकी उत्पत्ति हुई थी ना उसके अनुसार वो काम नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो विचित्र प्रत्यारब्ध के, उदाहरण समझो, आप समझ जाओगे। जैसे कि जौ, गेहूँ, मछली, दूध, सिंह मांस व सूर मांस में सभी के मधुर रस और गुरु गुण समान है। भाई ये भी मधुर रस है, जौ भी मधुर रस है, गेहूँ भी मधुर रस है, मछली भी मधुर रस है, दूध भी मधुर रस है, सिंह मांस मतलब शेर का मांस भी मधुर रस है, और सूअर का मांस भी मधुर रस है। और इनमें सब में देखो गुरु गुण है, जौ भी गुरु है, गेहूँ भी गुरु है, मछली भी गुरु है, दूध भी गुरु है, सिंह मांस भी गुरु है, सूअर मांस भी गुरु। अब सब इन्हें रसगुण समान है ना, लेकिन फिर भी इनके काम देखो। मधुर रस मतलब अब जो है वात कारक, अब मधुर रस तो क्या करता है, वात का समन करता है ना, लेकिन ये क्या है, वात को बढ़ाता है। मतलब वात को बढ़ाता है। अब देखो यहाँ पे समझो कि भाई इसके जो गुण थे ना, मधुर रस और गुरु गुण के कारण तो ये क्या करता है, कफ को बढ़ाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, वात को बढ़ा रहा है। किसकी वजह से, विचित्र प्रत्यारब्ध की वजह से, स्पेशल इफेक्ट की वजह से। अब करता तो है, करता है, अब क्या कर सकते हैं, इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। देखो मधुर रस है, गुरु गुण है, बढ़ाना चाहिए ये कफ को, लेकिन बढ़ा किसको रहा है, वात को बढ़ा रहा है। यहाँ पे लिख दिया मैंने कि ये वात सामक होना चाहिए, लेकिन ये वात कारक है, इसलिए आपको सारी मेडिसिन पढ़नी पड़ती हैं। अब देखो जो मछली देखो उष्ण वीर्य है, लेकिन ये शीत वीर्य होनी चाहिए। जैसे कि मधुर रस है और गुरु गुण है, इसके अनुसार तो ये शीत वीर्य होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, उष्ण वीर्य। काम चेंज हो गया इसका, उष्ण वीर्य को तो उसका काम भी अपोजिट हो जाएगा। ये सिंह मांस देखो, अब देखो इसका गुण है मधुर रस और गुरु, इन दोनों के आधार पर तो इसका होना चाहिए मधुर विपाक, लेकिन ये होता कैसा है, कटु विपाक। किसके एग्जाम्पल है, विचित्र प्रत्यारब्ध के। सूअर मांस,
अब सुअर मांस इसलिए डाला है कि ये मधुर विपाक होता है, जो सुअर का मांस होता है ना वो मधुर विपाक होता है। तो अपोजिट हुआ ना कि भाई सिंह मांस के भी गुण मधुर रस हैं, गुरु हैं, और सुअर के भी मधुर गुण हैं, लेकिन दोनों अपोजिट हैं कि ये कटु विपाक होता है, ये मधुर विपाक होता है। तो ये आपको ये रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। अब आपको कौन बताएगा कि भाई ये वात कारक है, ये पित्त कारक है, इसके रस क्या है, इसके वीर्य क्या है, इसका विपाक क्या है? तभी तो आप सेकंड ईयर में यही तो याद करोगे पूरी सेकंड द्रव्य गुण में कि कौन से प्लांट में रस क्या है, कौन से प्लांट का विपाक क्या है, कौन से प्लांट, मतलब एक तरीके से ये सूत्र है एक तरीके से। जितने 256 प्लांट है सेकंड ईयर में वो आपको याद करने पड़ेंगे मुँह जबानी, उनका रस, उनका गुण, उनके वीर्य, उनके विपाक, उनका कर्म, तब आप उसको मेडिसिन के तौर पे यूज ले पाओगे। ठीक है, अगर आपको सब औषधियों के रसगुण वीर्य विपाक याद है, उनके कर्म याद हैं, तो आप एक अच्छे चिकित्सक बन पाओगे। ठीक है, तो ये हो गए विचित्र प्रत्यारब्ध के उदाहरण। अब देखो आयुर्वेदिक विपाक एवं आधुनिक पाचन में क्या मतलब जो अंतर है ना डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो मधुर व लवण रसों का मधुर विपाक बनता है, अपन जानते हैं। यहाँ पे समानता की है इन दोनों की कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है ना वो मधुर और लवण का समान माना है इन्होंने। भाई कार्बोहाइड्रेट का पाचन है ना मधुर और लवण के समान है, इधर अम्ल का प्रोटीन के समान माना है, और कटु तिक्त कषाय का वही है ग्लिसरॉल, एसिड, फैटी एसिड, वसा, उनके समान माना है। तो बस सिमिलरिटी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये तो मतलब इसे बता दिया मैंने आपको कि विपाक यहाँ पे आधुनिक पाचन में समझो। इसे दोबारा से बोलता हूँ, कहने का मतलब ये है कि जो 3 विपाक थे मधुर, अम्ल, कटु, ठीक है, तो मधुर और एवं लवण रस 2 रस थे, उनका मधुर बनता है। तो ये किसकी तुलना की है? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, और अम्ल की प्रोटीन से, ठीक है, और कटु तिक्त कषाय रस की इससे तुलना की है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल से तुलना की है। भाई ये मॉडर्न में ऐसे है तो आयुर्वेदा में ऐसे है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मॉडर्न का तो थोड़ी देर याद मत करो कि मॉडर्न का मॉडर्न में पढ़ना है, यहाँ तो ये याद करना है बस, फिर तुलना याद किया कि भाई ये इसके समान है, ये इसके समान है, ये इसके समान है, बस ये हो गया चैप्टर पूरा। दोबारा से ज्वाइन होना, मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर के, ठीक है? कोई डाउट हो तो मुझसे सर समान रस के नहीं है एग्जाम्पल? क्या समान प्रत्यारक के नहीं है एग्जाम्पल? समान प्रत्यारब्ध के तो बहुत 99% समान प्रत्यारब्ध के ही उदाहरण है। जितने भी अपन औषधि यूज लेते हैं ना सब समान प्रत्यारब्ध है। अपवाद को तो याद रखते हैं, मैंने क्या बोला, नहीं वाली चीज या अपवाद वाली चीज को ही याद रखा जाता है, बाकी सारे इनके अलावा मान लो अब सारे समान प्रत्यारब्ध के उदाहरण है। जितनी भी मेडिसिन, मोस्टली मेडिसिन मैंने क्या बोला 99% सब समान प्रत्यारब्ध के हैं। कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो हटके काम करती हैं, कुछ ही ऐसे होते हैं जो हटके औषधियाँ होती है, तो उनका एक नाम दे दिया विचित्र प्रत्यारब्ध, ठीक है? अब दोबारा से ज्वाइन होना, और फिर मैं डाउट डिस्कस कर लूँगा, है ना? अभी मैं क्वेश्चन सोल्व करूँगा तो दोबारा से ज्वाइन हो जाना, ठीक है?